पेंसिल है क्या आपके पास? नहीं नहीं, नॉर्मल पेंसिल चाहिए। ठीक है, रहने दो, मेरे लिए रहने दो। चलो बेटा ध्यान दो, चलो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 तो वो हो गया था ना सब। ठीक है, चैप्टर 4 है। आप देखो नाम दो। ऑनलाइन वाले ये तो आवाज़ नो एसक्यूएल एंड मोंगो डीबी। यस सर। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है एक बार ओवरव्यू करता हूँ। पहले तो 4.1 में हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर डेटा। इसका एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, डिफरेंस। उसके बाद 4.2 में आपको फिर मेन नो एसक्यूएल डेटाबेस कंसेप्ट वो हमको पढ़ना है। उसके बाद 4.3 में है आपका इंट्रोडक्शन टू मोंगो डीबी और फिर उसका वो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स। एंड 4.4 में क्वेरी विथ मोंगो डीबी, जैसे फाइंड फंक्शन, कीज टू रिटर्न क्वेरी क्राइटेरिया, ओ आर क्वेरीज टाइप, टाइप स्पेसिफिक क्वेरिंग, ये हमको लास्ट में देखना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर। इसका फिर डिफरेंस भी है, डिफरेंस भी हम लिखेंगे। पहले हम नॉर्मल डेफिनेशन देखते, ल्यूना का नॉर्मल हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर बाद में हम डिफरेंस लिखेंगे। स्ट्रक्चर डेटा मतलब क्या, जो हमने एसक्यूएल में देखा था या आरडीबीएमएस में देखा था, वो रहेगा आपका स्ट्रक्चर डेटा। तो एनी डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट या स्ट्रक्चर, इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर डेटा। जैसे हम टेबल के फॉर्म में करते थे आरडीबीएमएस में। तो एग्जाम्पल है डेटा स्टोर्ड इन आरडीबीएमएस और ईआरपी सिस्टम, तो वो रहेगा आपका स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर, एनी डेटा विच हैव नो फिक्स फॉर्मेट is known as unstructured data. Example, it can be video file, audio file, image file, PDF file, emails। तो इसको हमने ऐसा क्लब नहीं किया है, सब एक साथ ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वीडियो फाइल का फॉर्मेट MP4 रहता है, ऑडियो का रहता है MP3, इमेजेस का रहता है JP इमेज के फॉर्म में। तो वो सबको हमने एक साथ क्लब किया है, तो उसको हम बोलेंगे अनस्ट्रक्चर। और सेमी स्ट्रक्चर का मतलब कुछ डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ क्या रहेगा आपका अनस्ट्रक्चर रहेगा। Example, data from the different kinds of forms which stores data in the XML or JSON format can be categorized as semi-structured data। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, XML में भी रहेगा और JSON में भी रहेगा। JSON का मतलब जावास्क्रिप्ट, क्या था? हाँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो ये फॉर्म में भी रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर। लेकिन हमको सिलेबस में ये दो ही है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंस ही लिखो, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एमएसबीटी में भी आया है 2 मार्क्स के लिए। पैरामीटर के फॉर्म में लिखो, 3 फॉर्म में लिखना, इधर रहेगा पैरामीटर, इधर रहेगा स्ट्रक्चर्ड, इधर रहेगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड। लिखो पहला, फर्स्ट टेक्नोलॉजी। तो स्ट्रक्चर डेटा में हम यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेस टेबल। रिलेशनल डेटाबेस टेबल। अनस्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर एंड बाइनरी डेटा। फिर सेकेंड पैरामीटर है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो इन केस ऑफ स्ट्रक्चर्ड मैच्योर ट्रांजैक्शन, अल्सो वेरियस कॉन्करेंसी टेक्निक, जो हमने देखा चैप्टर 1 में।
इन केस ऑफ अनस्ट्रक्चर नो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, नो कॉन्करेंसी। नाम ही अनस्ट्रक्चर है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट नहीं रहेगा, कॉन्करेंसी का कुछ भी रूल नहीं रहेगा। फिर है आपका वर्जन मैनेजमेंट। वर्जन का मतलब क्या? जैसे कि वर्जन हर एक के लिए अलग अलग वर्जन रहेगा। जैसे टपल्स के लिए है, रोज के लिए है, टेबल्स के लिए है, डिफेक्ट अगर है उसके लिए वर्जन है, क्वेरीज के लिए वर्जन है। तो यहाँ पे वर्जन और टपल्स, रोज, टेबल्स एक्सेट्रा, यहाँ पे सबका मिलके एक ही वर्जन रहेगा। तो वर्जन एज अ होल। मतलब स्ट्रक्चर में हर एक के लिए वर्जन है, टपल्स के लिए है, रोज के लिए है, यहाँ पे सबका मिलके एक ही वर्जन है, वर्जन एज अ होल। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। तो दिस इज स्कीमा डिपेंडेंट। स्कीमा का मतलब क्या बोलोगे, क्या था? डीबीएमएस में था, हाँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस इज कॉल्ड एज स्कीमा या डिज़ाइन। ओवरऑल डिज़ाइन या स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं स्कीमा। तो इट इज़ स्कीमा डिपेंडेंस। रिगरस स्कीमा मतलब क्या? स्कीमा कंपलसरी डिफाइन करना ही पड़ता है। दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्कीमा। फिर है आपका स्केलेबिलिटी। स्केलिंग डेटाबेस इज डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी स्केलेबल। स्केलेबिलिटी को क्या बोलोगे? कॉलम बेसमध्ये पण असतं म्हणजे म्हणजे त्यांचा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मॅट आहे, तो फॉर्मॅटमध्येच करायला लागतं। हाँ फिक्स असतं। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी का मतलब इसको हम जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सटेंड करना है, और ये भी हमने लिखा ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है। तो इसके लिए स्केलेबिलिटी, स्केलिंग डेटाबेस इज डिफ़िकल्ट, इधर क्या है, इट इज़ वेरी स्केलेबल। हम इसको स्केलेबल कर सकते हैं, मतलब एक्सपांड कर सकते हैं। उसके बाद रोबस्टनेस, इट इज़ वेरी रोबस्ट, डज नॉट सपोर्ट रोबस्टनेस। इसका भी हम मतलब हमने देखा था ना, मतलब रिलायबल हम इस पे ज़्यादा हो सकते हैं स्ट्रक्चर्ड पे। किती लिहिले, 6 लिहिलेत ना? जाओ आगे बेटा। Yes, sir. हाँ, नोट्स पे मैंने साइड बाय साइड नोट्स भी बना रहा हूँ मैं आपका, तो नोट्स पे मैंने और एक दो पॉइंट्स दिया है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, पण आत्ता लिहायची गरज नाही, सिंपल सिंपल है। या एक लिख लो आप। हाँ, एक लिख लो स्टैंड। नहीं, आत्ता चालू आहे। ठीक है, ये लिख लो, स्टैंडर्ड लिख लो।
स्टैंडर्ड। इधर लिखना SQL ADO.NET। इधर लिखना हाँ ओपन XML JSON। स्टैंडर्ड या लैंग्वेज वो रहेगा, लैंग्वेज यूज्ड वही ना, SQL JSON, ये दो याद रखा तो भी ठीक है। ठीक है, डायग्राम तो भारी निकाला है। स्ट्रक्चर में ये ऐसे दिया है टेबल के फॉर्म में, आणि अनस्ट्रक्चर में वैसा ही दिया है। हाँ लेकिन यहाँ पे ऐसा, फिर ये ऐसा, कुठे पण हाँ जहाँ पे जगह फ्री है वहाँ पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट लिखो डिफाइन नो SQL, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वाई नो SQL इज रिक्वायर्ड। सब मत लिखो, हम लिखेंगे नो SQL का मतलब क्या। हाँ नॉर्मली हमको लगता है नो SQL मतलब SQL नहीं, ठीक है। नॉर्मली जब हमको पता, मला पण आधी तेच वाटत होतं, हाँ नो SQL का मतलब SQL नहीं है। हाँ लेकिन इसका मतलब है नो SQL का मतलब नॉट ओनली SQL, मतलब SQL के साथ और दूसरा भी फीचर्स है। सब मत लिखो, मैं बोलता हूँ ये वाला लिखना, पहले मैं पढ़ रहा हूँ फिर क्या लिखना है बोलता हूँ। और द लास्ट डिकेड the volume and velocity with which data is generated within organization has grown exponentially. So in order to support the massive scale of data, no SQL is generated. ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को सपोर्ट करने के लिए नो SQL को जनरेट किया। नो SQL इज़ द एक्रोनिम फॉर नॉट ओनली SQL, ये लिख लो, नॉट ओनली SQL। नो SQL is the acronym for not only SQL। नेक्स्ट मत लिखना, नो SQL is a non-relational database management system different from traditional relational database management system। No SQL is designed for distributed data stores where very large scale of data storing needs, ये लिखो। No SQL is designed for distributed database data stores। No SQL is designed for distributed data stores where very large scale of data storing needs। और ब्रैकेट में लिखना एग्जाम्पल गूगल और फेसबुक। नेक्स्ट वाला मैं रीड कर रहा हूँ, मत लिखो। नो SQL प्रोवाइड्स द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल नो SQL कैन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मेन बात है। नो SQL डेटा कैसे स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ वो लिख लो, अभी ये भी लिख लो, फीचर्स में भी हम लिख सकते हैं ये। नो SQL कैन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। और ये वाला पॉइंट लिखो, नो SQL कंसिस्ट ऑफ डेटा लाइक नो SQL कंसिस्ट ऑफ डेटा लाइक यूजर इंफॉर्मेशन, social graphs, geographic location data and other user generated content।
एग्जाम्पल लिख लो मोंगो डीबी, याला क्या क्या बोलोगे हम, कसांड क्या कैसेंड्रा, कैसेंड्रा। ठीक आहे, जाऊ बेटा पुढे. ऑनलाईन स्टुडंट जाऊ का? Yes, sir. Yes. अनुज बोलते हैं. ये लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो. No SQL database provides high scalability. No SQL database provide high scalability, high availability, मतलब डेटा आपको रेडीली अवेलेबल है. जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल का एग्जांपल ले लो, जब भी हम सर्च करते हैं तो इमीडिएटली आपको डेटा मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है. हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस. फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या? एरर का परसेंटेज कम है. फॉल्ट, हाँ हाँ ना, म्हणजे तो वही हुआ ना, मतलब एरर, एरर कम है ना. फॉल्ट टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या? टॉलरेट करना. तो फॉल्ट टॉलरेंस मतलब अगर एरर आया तो भी हम उसको रिकवर कर सकते हैं. हाँ, सेकेंड, नो एसक्यूएल डेटाबेस सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर. ये तो हमने उस उधर भी लिखा ना. इट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर्स. थर्ड पॉइंट, they are geared towards performance rather than consistency. मतलब मेन डेटा आपका कंसिस्टेंट ही होना चाहिए, इस पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करता, ये परफॉर्मेंस पे फोकस करता है. Next one, no SQL database are not based on the relational model and SQL, hence the name NoSQL. And last one, they support very large amounts of data. ठीक है, जाओ बेटा. नेक्स्ट वाला ये लिखो मत, ये भी सिंपल है. वाई नो एसक्यूएल? इन टूडेज टाइम डेटा becoming easier to access and capture through third parties such as Facebook, Google and others. Personal user information, social graphs, geolocation data, user generated content and uh, machine engineering data are just a few examples where data has been increasing exponentially. So to avail the above service properly, it is required to process huge amount of data which SQL databases were never designed.
द इवोल्यूशन ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस इज टू हैंडल दिस ह्यूज डेटा प्रॉपरली। ठीक है, तो सिंपल इसमें दिया है कि अभी के लिए, अभी के जनरेशन के लिए, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, तो इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का रिक्वायरमेंट है। तो एसक्यूएल ये सब इतना डेटा हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए फिर क्या इंट्रोड्यूस किया, नो एसक्यूएल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा ग्राफ भी दिया है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन होते गया। तो यहाँ से ये ऐसा 1960s में ऐसा था, 70s में ऐसा था, 18 में ऐसा है, फिर अभी 2000 में इतना अमाउंट ऑफ डेटा आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन है, तो वो सबको मैनेज करने के लिए फिर किसका रिक्वायरमेंट लगता है, नो एसक्यूएल का रिक्वायरमेंट लगता है। ठीक है, हाँ, तो ये आएगा तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन दिया है टेक्स्ट बुक में, इसके लिए मैंने लिया। उसके बाद ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये लिख लो नाम। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स को भी है, 4 मार्क्स को भी है और 6 मार्क्स को भी है। ये क्वेश्चन मतलब ये वाला 2 मार्क्स को है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने को 4 मार्क्स को है, और डिटेल में एक्सप्लेन करने को 6 मार्क्स को है। तो एमएसबीटी में ये तीनों क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो करना ही है आपको। स्टेट टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो टोटल 4 टाइप है। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, फिर है आपका ग्राफ ओरिएंटेड डेटाबेस या ग्राफ डेटाबेस, फिर थर्ड वन इज कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस, और फोर्थ वन की वैल्यू डेटाबेस। ये था क्या अभी क्वेश्चन बैंक में आपके? हाँ, एक्सप्लेनेशन के लिए था। ठीक है, बोलो एक बार। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, ग्राफ बेस, कॉलम ओरिएंटेड एंड की वैल्यू बेस डेटाबेस। ठीक है, जाओ आगे ऑनलाइन वाले। Yes, sir. लिखो, चलो पहला फर्स्ट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। लिखो, पहला फर्स्ट पॉइंट लिखना, documents are the main concept in document oriented database. Documents are the main concept in document. The basic idea is in document store databases, या आप ऐसा लिखो, the basic idea is all the data for a single entity, यहाँ से लिखना, all the data for a single entity can be stored as document all the data for a single entity can be stored as document, and documents can be stored together in collections. सर कलेक्शन का मतलब क्या? तो यहाँ पे कलेक्शन का मतलब होता है टेबल। RDBMS में हम टेबल बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, एक एंटिटी मतलब पर्सन नाम का एंटिटी है, तो पर्सन नाम के एंटिटी में क्या क्या रहेगा उसका डेटा,
या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसका नाम, उसका आईडी, उसका लोकेशन, एड्रेस, एज, तो ये सब को क्या क्या स्टोर रहता है, डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होगा। और डॉक्यूमेंट किस में स्टोर होगा, कलेक्शन में। सेकेंड पॉइंट मत लिखो, नोट्स में मिल जाएगा। अ डॉक्यूमेंट कैन कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू डिस्क्राइब एन एंटिटी, जैसे मैंने अभी बात किया। सो डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन आर एक्सेस वाया अ यूनिक की। जैसे हम प्राइमरी की का यूज़ करते थे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेस यूजिंग अ यूनिक की। नेक्स्ट ये लिखो अभी, डेटा मॉडल फॉर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो जितने भी अभी हम चार टाइप देखने वाले हैं, तो हर एक के लिए एक मॉडल है। तो अभी हम देख रहे हैं डेटा मॉडल फॉर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये लिखो, फर्स्ट द यूनिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। द यूनिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। हाँ, जैसे इधर आईडी, नेम, एड्रेस, एज, ठीक है, और यहाँ पे वो सब डेटा रहेगा ना। तो आरडीबीएस में इसको क्या बोलते हैं हम, रो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेटा। तो ये वाला, दिस इज कॉल्ड डेटा। द टेबल विच कंटेंस, द टेबल विच कंटेंस अ ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड एज कलेक्शन। द टेबल विच कंटेंस अ ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड एज कलेक्शन। और फिर वो हम टेबल, वो उसका डायग्राम अभी हम निकालेंगे। तो फिगर शोज डेटा मॉडल फॉर डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेस। जितने भी चार टाइप है, सबके लिए एक एक डायग्राम हमको दिखाना है। हाँ, काढायची आहे, काढायची आहे। हाँ, ये वाला पॉइंट लिख लो, फिर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकेंड पॉइंट, द डेटाबेस कंटेन्स मेनी कलेक्शंस। द डेटाबेस कंटेन्स मेनी कलेक्शंस। A collection contains many documents. A collection contains many documents. And each document might contain, each document might contain a JSON document. और वो डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला फॉर्मेट में रहेगा डेटा। जे आपण क्वेरीजमध्ये केलं ना, जो जितना भी क्वेरीज हमने किया, तो वो कौन से फॉर्म में रहता है, तो उसको हम बोलेंगे JSON डॉक्यूमेंट, और XML डॉक्यूमेंट, और इवन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जाओ बेटा आगे। ऑनलाइन वाले जाओ आगे। यस सर। और फिर उसका डायग्राम निकालना है, वो निकालते हैं।
हाँ, इधर एक कलेक्शन 1, कलेक्शन 2, स्ट्रक्चर काढून देऊ का, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल किती काढायचं. ये ऐसे 4 फॉर्मेट में है. और इधर फिर रहेगा आपका डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1. और ये याद है, ये डेटा कैसे स्टोर होता है, की वैल्यू स्टोर में. की वैल्यू स्ट्रक्चर है ना, इधर की रहेगा मेन और उसके अंदर फिर वैल्यूज. नहीं, ग्राफ बेस ते तर टाइप है, इधर वो स्ट्रक्चर है ना, ये की वैल्यू, की वैल्यू. हाँ देखो, नाम बोल रहा हूँ, जिनको नहीं समझा ऑनलाइन वाले. हाँ, ये पूरा डेटाबेस, उसके अंदर फिर ये दिस इज़ कलेक्शन 1, कलेक्शन 2. फिर ये कलेक्शन 1 को अंदर क्या है, तो डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4. और डॉक्यूमेंट 1 को फिर हमने स्ट्रक्चर कैसा है, की वैल्यू पेयर रहता है, तो की, मेन की, यूनिक आईडी और उसका वैल्यू सेम. इसमें एक ही है, इसमें दो है, इसमें एक ही है, इसमें मेन की है और उसके अंदर फिर की वैल्यू स्ट्रक्चर है, तो ऐसा. त्यांनी दिले ना ते एक्झाम्पल. कस्टमर आय डी, डॉक्युमेंटचं नाव आहे ना, फेस काय नंबर दिला आहे. सर्वात वर आहे म्हणजे की इज इक्वल टू कस्टमर आय डी आहे. म्हणजे आता इकडे की आणि व्हॅल्यू आहे ना, आता इकडे व्हॅल्यू मध्ये डॉक्युमेंट आहे असं विचार करा. म्हणजे हे असं. हां, म्हणजे तिकडे व्हॅल्यू आहे, त्यामुळे डॉक्युमेंट असेल हां, असं, आणि ते की असेल तर हे की आहे. कस्टमर आय डी इज द की. हां, की ते काही इकडे लिहिलं, व्हाईटमध्ये लिहिलं, व्हाईट फॉन्टमध्ये लिहिलं, इथे कोण व्हाईट फॉन्टमध्ये लिहिलं, ते डॉक्युमेंटचं नाव आहे, है ना. हां, की इज इक्वल टू कस्टमर आय डी. ठीक है, जाओ बेटा, ऑनलाइन वाले जाओ आगे. Yes, sir. हाँ, ये लिखो, डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस आर सुटेबल फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन. ये भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन, और मैं बोलता हूँ ई कॉमर्स, प्रोडक्ट कैटलॉग. हाँ, जितना भी आप फेसबुक का साइट है, क्या शॉपिंग वाला अमेज़ॉन का साइट है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग, तो वो कैसा बेस पे है, डॉक्यूमेंट बेस पे.
ठीक आहे, इतना सफिशियंट आहे. ये लिहायची गरज नाही. और ये उसका फिर एग्जाम्पल है. अभी ये एग्जाम्पल का बस आप नाम लिखो. हाँ, मैं एक बार मैं एक रीड करता हूँ क्या है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना एक्सपेक्ट नहीं है, आपको बस नाम लिखना है. हाँ, तो एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल ऑफ डॉक्युमेंट स्टोर डेटाबेसेस आर. नोट्स पे मैंने ये इसका एक एक लाइन में दिया है, पण एक्झाममध्ये त्याची गरज नाही आहे. एक्झाम में आपको बस वो एग्जाम्पल लिखना है. जैसे मोंगो डीबी, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस मॉडल. तो मोंगो डीबी में क्या लिखा है देखो. इट इज़ एन ओपन सोर्स डेटाबेस यूज बाय कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल साइज. ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसको फ्रीली यूज़ कर सकता है. अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज एंड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन. फिर दूसरा है काउच डीबी. It is a database that completely make full use of internet, store the data with JSON format, access the documents and query indexes with web browser via HTTP index combine and transform the documents with JavaScript. तो इतना डिटेल में नहीं है आपको, you just remember the name of या एग्जाम्पल. उसके बाद काउच बेस सर्वर, ये भी आपका ओपन सोर्स डेटाबेस है. तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो आप याद रखो. तो मोंगो डीबी, काउच बेस सर्वर, फिर ये मैंने बस नाम लिखा है. हाँ, मार्क लॉजिक सर्वर, क्लस्टर पॉइंट सर्वर, जैस डीबी, इंडेक्सिंग अँड एलाइनक्यू क्वेरी फिल्टर्स. थोडे जे सिंपल है ते नाव लक्षात ठेवा, क्योंकि ओरल में आपको शायद पूछ सकते ही, अभी प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं आपको. एक्सटर्नल है आणि उद्या नाही घेऊ ना, उद्या दिवाळी ना. मी परवा चालेल. जाओ आगे. ऑनलाइन वाले जा रहे हो बेटा. नेक्स्ट लिखो, चलो. नेक्स्ट वन इज ग्राफ डेटाबेस या ग्राफ स्टोर डेटाबेस. फर्स्ट पॉइंट लिखना. ग्राफ स्टोर डेटाबेस आर डिजाइंड फॉर डेटा दैट कैन बी इजीली एंड सिंपली रिप्रेजेंटेड एज ग्राफ. हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखना. फेसबुक ये मेथड को यूज़ करता है. नेटफ्लिक्स ये मेथड को यूज़ करता है. हाँ, बैंकिंग वाले भी ग्राफ बेस्ड डेटाबेस को यूज़ करते हैं. तो ग्राफ स्टोर डेटाबेस आर डिजाइन फॉर डेटा दैट कैन बी इजीली एंड सिंपली रिप्रेजेंटेड एज ग्राफ. द रियल वर्ल्ड ग्राफ कंटेंस वर्टाइसेस एंड एजेस. नॉर्मली ग्राफ में ये रहता है वर्टाइसेस एंड एजेस. अभी का जो हम देख रहे हैं तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहेगा नोड्स एंड रिलेशंस इन अ, दे आर कॉल्ड नोड्स एंड रिलेशंस इन अ ग्राफ. तो यहाँ पे वर्टाइसेस को हम बोलेंगे नोड्स, एजेस को हम बोलेंगे रिलेशन. तो अभी जो हम पढ़ रहे तो ग्राफ बेस में ये 2 मेन पॉइंट है. एक रहेगा नोड, एक रहेगा आपका रिलेशन. थर्ड पॉइंट लिखो. The graph database allows us to store and perform data manipulation operation. सर, डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन क्या है? आठवत है DML कमांड्स. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कमांड्स.
insert, update, delete. So it allows to store and perform data manipulation operations on nodes, relations and attributes of nodes and relations. तो DML ऑपरेशन हम कर सकते हैं किस पे? नोड्स पे और रिलेशंस पे. फोर्थ वाला ये मत लिखो पॉइंट, सिंपल में डिलीट कर रहा हूँ. द ग्राफ डेटाबेस वर्क बेटर व्हेन द ग्राफ्स आर डायरेक्टेड ग्राफ्स, दैट इज व्हेन देयर आर रिलेशन बिटवीन द ग्राफ्स. दो नोड के बीच में क्या रहेगा? रिलेशन रहेगा, तब ये ज़्यादा काम करेगा. ये वाला पॉइंट लिखो. इन ग्राफ स्टोर डेटाबेसेस आर यूजुअली यूज टू स्टोर नेटवर्क डेटा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फेसबुक का एग्जांपल दिया, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया. तो these are generally used to store network data. ठीक है, जाओ आगे. नेक्स्ट लिखो डेटा मॉडल फॉर ग्राफ डेटाबेस. जैसे डॉक्यूमेंट के लिए था डेटा मॉडल, वैसे ही ग्राफ के लिए रहेगा डेटा मॉडल. The graph database is the two-dimensional representation of graph. The graph is similar to table. जैसे हम टेबल बोलते हैं ना हम, और टेबल में फिर वो सब कंटेंट रहेगा. तो यहाँ पे टेबल की जगह हम क्या बोलते हैं? ग्राफ. तो ग्राफ इज सिमिलर टू टेबल. ईच ग्राफ कंटेंस नोड. अभी हम देखेंगे डायग्राम में. तो ईच ग्राफ कंटेंस नोड. तो यहाँ पे एक कॉलम में रहेगा नोड, दूसरे कॉलम में रहेगा नोड प्रॉपर्टीज, तीसरे इसमें रहेगा रिलेशन, एंड फोर्थ में रहेगा रिलेशन प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ये सेंटेंस का मतलब ये है, ईच ग्राफ कंटेंस नोड, नोड प्रॉपर्टीज, रिलेशन एंड रिलेशन प्रॉपर्टीज एज कॉलम्स. मतलब कॉलम के फॉर्म में ये रहेगा. तो जैसे टेबल में टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? टेबल को हम बोलेंगे ग्राफ और यहाँ पे रहेगा रोज एंड कॉलम्स. तो कॉलम्स का नाम क्या है? तो एक कॉलम का नाम रहेगा नोड, दूसरे का रहेगा नोड प्रॉपर्टीज, फिर रिलेशन, और फिर रहेगा आपका रिलेशन प्रॉपर्टीज. ये वाला लिख लिया क्या? क्या हाँ, लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो मतलब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब समझेगा उसका डायग्राम. देयर विल बी वैल्यूज फॉर ईच रो फॉर दिस कॉलम्स. मतलब हर एक के लिए कुछ वैल्यू रहेगा. द वैल्यूज फॉर प्रॉपर्टीज कॉलम्स कैन हैव की वैल्यू पेयर्स. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज वाला कॉलम है तो उस पर क्या रहेगा? की वैल्यू पेयर रहेगा. ग्राफ डेटाबेस आर सुटेबल फॉर सोशल मीडिया, जैसे मैंने बात किया. नेटवर्क प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स क्वेरी विथ मोर जॉइंट्स. तो ये भी लिखो मत, नोट्स में आपको मिलेगा. ठीक है, तो इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में ये ज़्यादा यूज़ होता है. और फिर इसका भी हम डायग्राम, पहले एग्जाम्पल लिख लो फिर डायग्राम लिखते हैं. एग्जाम्पल में क्या लिखा है? Neo4j, इट इज़ अ जावा बेस्ड ओपन सोर्स नो एसक्यूएल ग्राफ डेटाबेस विथ अ ग्राफ डेटाबेस विच कैन सर्च सोशल नेटवर्क डेटा.
ठीक है, तो जो भी आप सर्चिंग करते हो ना, जो तो ये किसकी मदद से हो रहा है, तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ Neo4j। हाँ, जो भी हम फेसबुक सर्च कर रहे हैं, आप गूगल पे जाते हो, सर्च वाला बटन करते प्रेस करते हो, लेकिन गूगल को मदद कौन कर रहा है, तो गूगल को ये सब मदद कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज दी Neo4j। उसके बाद क्या है, इन्फानाइट ग्राफ, देन है आपका अल्गोग्राफ, वर्चुओसो, नाम असे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आहेत, वर्टेक्स डीबी तो सुना रहेगा, फ्लॉक डीबी। तो दीज आर दी नेम्स ऑफ द डेटाबेस एंड दे कम अंडर ग्राफ डेटाबेस। ठीक है, तो नाम बस लिख लो। कळतंय ना, ऑनलाईन वाले का फक्त ऑनलाईन करून बसलायत? पार्थ, तनुश्री, सुयोग, अनुज, यश, रिप्लाय करत राहा। अमूल्या, पलक, कल्याणी, यश। Yes, sir. देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्या क्या लिखा है, विच कैन सर्च सोशल नेटवर्क डेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस पे सर्च करते हैं ना गूगल पे, कोई एक्टर रहेगा, उसका सब मूवीज़ आपको अगर चाहिए, तो आप लिखते हो कि वो एक्टर का नाम सपोज अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन ऑल मूवीज़, तो आप वो सर्च पे डालते हो। तो जब आप वो सर्च पे डालते हो तो आपको वो पूरा का पूरा डेटा मिलेगा, लेकिन वो सर्च के पीछे कौन है, तो ये दिस इज Neo4j डेटाबेस है। वो क्या करेगा, आपको ये सब इंफॉर्मेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। मतलब बैकएंड में कौन काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, जा रहा हूँ आगे। तो इसका डायग्राम जो निकालना है हमको, इधर रहेगा ग्राफ। जैसे हमने बोला कि इसका टेबल है, तो ये ग्राफ है। ठीक है, इधर कितना था, 4 कॉलम था ना, बराबर ना, हमने वो नाम दिया ना। क्या बोला था, क्या क्या था नाम? इधर था नोड, फिर नोड प्रॉपर्टीज, फिर रिलेशनल, रिलेशन और रिलेशनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ। नोड में अभी मैं, नोड का मतलब सिंपल, नॉर्मल इसमें हम बोलते हैं एंटिटी, तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे नोड। ठीक है, तो चाहे तो लिख लो आप ब्रैकेट में, नोड का मतलब एंटिटी। और फिर यहाँ पे रहेगा नोड आईडी ए बी सी, ये नोड का नाम। यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे नोड प्रॉपर्टीज़ में हमने लिखा ना, इसको हम कैसे ये करते हैं, की वैल्यू में हम करते हैं। तो की वैल्यू, ठीक है, इधर भी दो, एक की वैल्यू दिखाओ, इधर 2 दिखाओ। रिलेशन नोड आईडी बी, नोड आईडी सी, नोड आईडी ए। मतलब नोड आईडी ए का रिलेशन है नोड आईडी बी के साथ, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। और ये भी क्या था आपका, की वैल्यू। डायग्राम नसेल हे होत, मी एक्सप्लेन करतो, नोट्स में आपको मिलेगा क्लियर डायग्राम।
ठीक है बेटा. तर ऑनलाईन वाले डायग्राम नाही निकाला आपने तो भी चलेगा, पण समजून घ्या कन्सेप्ट. ग्राफ बेस में क्या रहेगा, ये 4 कॉलम रहेगा. नोड, नोड प्रॉपर्टीज़, रिलेशन और रिलेशन प्रॉपर्टीज़. नोड को हमने नाम दिया नोड ए, नोड बी, नोड सी. प्रॉपर्टीज़ में हम क्या लिखते हैं, की वैल्यू पेयर, उसका एट्रीब्यूट्स क्या फॉर्म, तो की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू. रिलेशन में नोड ए का रिलेशन किसके साथ है, तो नोड आईडी बी के साथ है. बी का रिलेशन किसके साथ है, तो सी का है, सी के साथ. सी का रिलेशन किसके साथ, तो ए के साथ. हाँ सर ये ऐसा ही लर्न करना है क्या, तो बिल्कुल नहीं. आप रिलेशन कुछ भी लिख सकते हो, किसके भी साथ लिख सकते हो. और प्रॉपर्टीज़ में फिर हम क्या लिखेंगे, की वैल्यू का ही लिखेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज़ वाला कॉलम. हे काढू नका. ये देखो टेक्स्ट बुक में वो एग्जाम्पल दिया है. ग्राफ बेस का नॉर्मल कंसेप्ट क्या है, तो ये पर्सन नाम का एंटिटी है, सिटी नाम का एंटिटी है, एड्रेस नाम का एंटिटी है. जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया नोड ए, नोड बी, नोड सी, तो नोड ए, नोड बी, नोड सी. ठीक है, इसका यहाँ पे लिखा ना हमने रिलेशन. तो पर्सन का रिलेशन सिटी के साथ क्या है, पर्सन लिव्स इन सिटी. हाँ फिर यहाँ पे एड्रेस आएगा. या पर्सन लाइक्स सिटी, तो वो उसका रेटिंग देगा, रिव्यू देगा. सेम पर्सन का रिलेशन एड्रेस के साथ क्या है, तो पर्सन लाइक्स क्या था, एड्रेस नहीं, क्या था इधर, इधर रेस्टोरेंट है. पर्सन लाइक्स रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट को वो रेटिंग देगा, रिव्यू देगा. रेस्टोरेंट लोकेशन, लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका एड्रेस. तो ये ऐसा एक दूसरे के साथ क्या है उसका रिलेशन है. और फिर यहाँ पे जो हमने बोला तो ये क्या है उसका प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, हाँ तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं ग्राफ बेस्ड डेटाबेस. ठीक है, उसका एग्जांपल क्या लिखा हमने, बोलो एक बार. उसका टाइप्स नियो 4J ते टाइप्स म्हणजे एग्जाम वही. ठीक है, जाओ पुढे. तीसरा लिखते, तीसरा लिखो कॉलम स्टोर डेटाबेस. आज का टार्गेट है ये 4 कंप्लीट करेंगे. कॉलम स्टोर डेटाबेस कॉलेजला घेतलं होतं का हे असं का, बस. मग ते सिलेबस आता झालाच का तुमचा, त्यांना काय हेच नाही. थर्ड इयरला कसं कसं काय करू शकता यार. लिखो चलो कॉलम, नाम ही क्या है, कॉलम स्टोर डेटाबेस. मतलब यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होगा तो कैसे फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में. देखो कॉलम स्टोर डेटाबेस पब्लिश बाय गूगल. एवढं सगळं लिहू नका. ये लिखो इट इज पब्लिश बाय गूगल. दिस टेक्स अ डिफरंट अप्रोच दॅट ट्रॅडिशनल RDBMS. हे लिहायची गरज नाही.
where it column oriented or column store databases are developed based on the big table, add more and more columns and have wider table. तो ये आप लिखो कि in this there are more column based tables are developed, ऐसा लिखो. In this more column based tables are developed. उसके बाद फिर ये पॉइंट लिखो. Since the table is going to be very broad, it supports to group the column with a family name column family और सुपर कॉलम. मतलब जैसे हमने पहले इसमें लिखा कि कॉलम ज़्यादा कॉलम है तो अगर बहुत सारा कॉलम हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर एक कॉलम फैमिली का ही नाम देंगे या उसको हम बोलेंगे सुपर कॉलम. Third point, column store database stores data in columns within a key space. Within a key space, the key space is based on name, value and timestamp. मतलब वो की स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, तो नेम, वैल्यू एंड टाइम स्टैम्प, कब जनरेट हुआ वो वाला. ठीक है. एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है मैं आपको वो लिख के देता हूँ. एग्जाम में उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप नोटबुक में लिखो, आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या है. जाओ आगे, ऑनलाइन वाले. यस सर. ठीक है. नॉर्मली देखो डेटा कैसे, ये लिखो आप रो फॉर्मॅट में कैसे रहता है. परत सांगतो एक्झाममध्ये लिहायची गरज नाही, लेकिन समझने के लिए ID, नेम, एज और एड्रेस. ठीक है. 1 2 नेम RP लिख रहा हूँ, एज 20 15, एड्रेस मुंबई पुणे. ठीक है. और अभी यहाँ पे डेटा अगर रो वाला डेटा है तो डेटा कैसे स्टोर्ड होता है, तो डेटा स्टोर्ड 1 R20 मुंबई. ठीक है. फिर दूसरा 2P15 पुणे. अगर रो फॉर्मेट है तो ये ऐसे होगा. ठीक है. अगर कॉलम की हम बात करेंगे तो कॉलम फॉर्मेट में डेटा कैसे स्टोर होगा, देखो. इन केस ऑफ कॉलम ID 1, 2, नेम R, एज 20, 15 और एड्रेस मुंबई, पुणे. तो ये ऐसा, ये फॉर्मेट को हम बोलते हैं कॉलम बेस्ड, ये फॉर्मेट को हम बोलते हैं रो बेस्ड. तो जो हमने देखा ना DBMS में, इंसर्ट हम वैल्यूज़ करते थे, वैल्यू इंसर्ट, तो ये ऐसे करते थे ना हम, इंसर्ट टेबल नेम, फिर वैल्यूज़, और फिर वैल्यूज़ को हम ऐसे लिखते थे. लेकिन कॉलम बेस में ये ऐसे होता है, हर एक के लिए अलग अलग. ID ऐसे होगा, नेम ऐसे होगा, एज ऐसे होगा, एड्रेस ऐसे होगा. समझा अभी कंसेप्ट. तो दिस इज रो बेस, दिस इज कॉलम बेस. तो अभी समझने के लिए लिख लो, एग्जाम मध्ये गरज नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल है तो हो सकता है आपको वो पूछेंगे. हाँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रो बेस्ड एंड कॉलम बेस्ड, ऐसा पूछ सकते हैं. तो वो केस में आपको ये बोलते आना चाहिए कि रो बेस में डेटा ऐसा स्टोर होता है, कॉलम बेस में आपका ऐसा स्टोर होता है.
नोट्सचा SMS मला करत राहा, म्हणजे मला टेन्शन येईल, मग मी तुम्हाला लवकर देईल इसका. इसका डेट क्या है? 3 तारीख को है क्या आपका इसका प्रॅक्टिकल ADM का? त्याचं तुम्हाला स्लिप दिलं का नाही? स्लिप दिलेत का नाही? मोस्टली देणार पण नाही. का द्यायला पाहिजे, असं कसं काय? पण तुम्ही असं ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल केलं का? किती केलेत असे प्रॅक्टिकल? ठीक है, जाओ बेटा. ऑनलाइन वाले Yes, sir. हाँ ये लिख लो. नेक्स्ट, डेटा मॉडल फॉर कॉलम स्टोर डेटाबेस. एक लाइन. Data model for column store database. First point, the table contains column families, but it is optional. The table contains column families, and each column family contains many columns. Each column family contains many columns. ये वाला मत लिखना पॉइंट. क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ. द कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस आर अल्टरनेट टू द टिपिकल डेटा वेयरहाउसिंग. मतलब डेटा वेयरहाउसिंग की जगह, डेटा वेयरहाउसिंग इसका एप्लीकेशन है, तो डेटा वेयरहाउसिंग की जगह अभी हम यूज़ करते हैं कॉलम डेटाबेस. एंड दे आर सुटेबल फॉर OLAP काइंड ऑफ एप्लीकेशन. OLAP का क्या है फुल फॉर्म? लिखा, मैंने निकाला. OLAP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. हाँ, इसका मतलब क्या? ये डेटा को एनालाइज करता है क्विकली, बहुत फास्ट डेटा को एनालाइज करने का काम करता है आपका OLAP. ठीक है, तो वो ये वाला पॉइंट मत लिखना. फॉर एग्जाम्पल, कॉलम फैमिली डेटाबेस स्टोर डेटा इन कॉलम फैमिलीज एज रोज that have many columns associated with a row key. Column families are groups of related data that is often accessed together. ये भी लिखो मत, वो डायग्राम में हम देखेंगे. ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल लिख लो. सम पॉपुलर कॉलम स्टोर कॉलम फैमिली आर हडूप या HBAC. ये वाला एग्जाम्पल लिखना. एग्जाम्पल, फिर ये कैसेंड्रा हमने लिखा था ना अभी NoSQL में. उसके बाद हायपर टेबल, ॲक्युमलो, ॲमेझॉन सिम्पल DB. यांना नावं अशी सिम्पल सापडली नाही का? हाँ, टेबल का मैं बस स्ट्रक्चर वो बोलता हूँ, काढ़ू नका, नोट्स में मिल जाएगा आपको. देखो इसका स्ट्रक्चर जैसे दिया है, इधर रहेगा जैसे उधर ग्राफ था, इधर क्या रहेगा आपका टेबल. फिर इधर है आपका कॉलम फैमिली 1, और उसके अंदर फिर 2 कॉलम है. दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2. फिर इधर रहेगा इसका की वैल्यू, इधर रहेगा इसका की वैल्यू. बराबर ना, असंच है ना? इधर इसका की वैल्यू, इधर रहेगा इसका की वैल्यू. ठीक है, फिर इधर कॉलम
कॉलम फैमिली 2 है, फिर इधर इसका कॉलम 1, फिर इधर इसका की वैल्यू, इधर इसका की वैल्यू, बरोबर. फिर वैसे ही कॉलम फैमिली 3, इधर इसका कॉलम 1, फिर इसका की वैल्यू, इसका की वैल्यू. हाँ, कॉलम 3, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, और ये ऐसा. ठीक है, तो सिंपल है काढायला, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है. हाँ, इसका एप्लीकेशन लिख लो, एप्लीकेशन लिख लो कि ये कहाँ यूज़ होता है. तो इट इज़ यूज्ड इन डेटा वेयर हाउसिंग, इट इज़ यूज्ड इन डेटा वेयर हाउसिंग, कॉमा बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, और तीसरा लिखो OLAP. OLAP, हाँ, जिसका फुल फॉर्म लिख के दिया मैंने, जिनको लिखना है तो लिख लो. ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ठीक है, जाओ लास्ट, लास्ट वन लिखो, की वैल्यू स्टोर डेटाबेस. काहीच नाही, मला सगळं करेल, पण मी रविवारपर्यंत माझं टार्गेट आहे, आणि मग सोमवारी तुम्हाला नोट्स देईल, सगळ्याच नोट्स 1 to 5. त्या थर्डमध्ये काय त्या क्वेरीजचं का आपने, हां ते लिहिलेत ना त्या सगळ्या. लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, की वैल्यू डेटाबेस आर डेवलप based on the Dynamo white paper published by Amazon. हाँ, डायनामो का मतलब होता है जनरेटर. हाँ, इसको किसने जनरेट किया. पहला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पब्लिश बाय अमेजॉन इतना लिखा तो भी चलेगा. सेकंड में नहीं, ये लिखना, अ की वैल्यू डेटाबेस स्टोर डेटा इन कंप्लीटली स्कीमा लेस वे, मतलब स्कीमा का काम कम है. मीनिंग दैट नो डिफाइंड स्ट्रक्चर गवर्न्स व्हाट इज बीइंग स्टोर. मतलब क्या स्टोर है, क्या एग्जैक्टली क्या स्टोर है, तो ऐसा यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है. जैसे कि एंटिटी है, आपका ऑब्जेक्ट है, या उसका वैल्यू है, ये हमको पता नहीं चलेगा. इसके लिए लिखा है इट इज़ अ स्कीमा लेस, स्ट्रक्चर्ड नहीं है ऐसा. देखो थर्ड मिस में इसका मतलब थर्ड इसमें लिखा है, अ की कैन पॉइंट टू एनी टाइप ऑफ डेटा. A key can point to any type of data, that is from an object to a string value to a programming language function. मतलब कुछ भी कौन से भी इसको वो पॉइंट कर सकता है. ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, की का मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, की का मतलब स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकता है, की का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन भी हो सकता है. Fourth one, key value database allows the user to store data in a simple key value format.
It allows the user to store data in a simple key value format where key is used to retrieve the value from the table. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी की था ना हमारा, इसमें आईडी रहेगा, नाम रहेगा, तो वो क्या रहेगा आपका की वैल्यू रहेगा. Where key is used to retrieve the value from the table. प्रैक्टिकल में किया रहेगा ना आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे लिखूंगा यूज़र 101 यूज़र 102 और इधर यूज़र 101 का डेटा है. हाँ, उसका नाम रहेगा सपोज नेम, ये हमने स्टोर किया, नेम इक्वल टू एज इक्वल टू ये सब स्टोर किया, यूज़र 2 का ये किया. और अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यूज़र 101 का डेटा चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा गेट यूज़र 101. जब मैं ऐसा कमांड दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सब उसका वैल्यूज़ मिल जाएगा. बराबर ना. तो ये सेंटेंस का मतलब ये है वेयर की इज़ यूज टू रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम द टेबल. तो यूज़र 101 में ये सब वैल्यूज़ है, यूज़र 102 में ये सब वैल्यूज़ है, और अगर मुझे यूज़र 101 का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या दूंगा, बस सिंपल वो की का नाम लिखूंगा गेट यूज़र 101, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा. ठीक है, जाओ पुढे. ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. Yes, sir. ये वाला लिखो नेक्स्ट वन. हाँ, फिर ये डेटा मॉडल इधर लिखना, डेटा मॉडल फॉर की वैल्यू पेयर या की वैल्यू स्टोर डेटाबेस. हाँ, एक दो ही पॉइंट्स लिखेंगे, फिर इसका डायग्राम में समझेगा आपको. लिखो पहला, द टेबल इन दिस डेटाबेस मॉडल the table in this database model contains many key spaces it contains many key spaces and each key space have many identifiers to store key value pairs. क्या है मतलब बोलता हूँ. सेकेंड लिखना, द की स्पेस इज सिमिलर टू कॉलम इन टिपिकल RDBMS. Key space is similar to column in typical RDBMS and group of identifiers presented under the key space can be considered as rows. मतलब RDBMS में जो कॉलम था तो यहाँ पे उसको हम बोलेंगे की स्पेस, और जो रो था तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर. ठीक है, और की स्पेस का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल वैलिड कीज, उसको हम बोलेंगे की स्पेस.
ठीक है, हाँ ये बात लिखो, ये नोट्स में मिलेगा. इट इज़ सुटेबल फॉर बिल्डिंग सिंपल नॉन कॉम्प्लेक्स हाई अवेलेबल एप्लीकेशंस सिंस मोस्ट ऑफ की डेटाबेस सपोर्ट्स इन मेमोरी स्टोरेज. हाँ मेम ये कहाँ पे काम करता है, तो मेमोरी स्टोरेज को ये ज़्यादा सपोर्ट करता है. इसके लिए ये कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग कैशे मैकेनिज्म. कैश मेमोरी रहता है ना, कैशे मेमोरी रहता है ना, टेम्पररी क्या करता है, ये डेटा को स्टोर करके रखता है. तो जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो पहले से अगर आपने कुछ सर्च किया है तो वो आपको दिखाता है. आपने बस एक वर्ड भी किया टाइप तो भी वो आपको वो इमीडिएट वो दिखाएगा कि आपको क्या चाहिए. तो वो मेमोरी को हम बोलते हैं कैशे मेमोरी. ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, आपका की वैल्यू का यूज़ होता है. ठीक है, तो ये आप इसका एप्लीकेशन भी बोल सकते हो. ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले जाओ आगे. यस सर. इसका देखो स्ट्रक्चर निकालेंगे. जैसे अभी यहाँ पे इसको हम देंगे टेबल, इधर हम बोलेंगे की स्पेस, इधर भी है आपका की स्पेस, और फिर इधर रहेगा आपका, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर. काढ़ू नका, इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर. और फिर इधर क्या रहेगा आपका की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर. ठीक है, तो ये एक कॉलम है और वो कॉलम के अंदर ये क्या हो गया, आपका एक रो हो गया. ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा आपका की वैल्यू पेयर का, की वैल्यू स्टोर डेटाबेस का. उसका वो एग्जाम्पल लिख लो. इसका एग्जाम्पल लिख लो, रेडिस, फिर है आपका रियाक, रेडिस रियाक, फिर एरोस्पाइक, फिर है आपका फाउंडेशन डीबी, अमेजॉन डायनोमो डीबी, ये तो स्टार्टिंग में भी हमने लिखा. फिर बर्कली डीबी, ओरेकल नो एसक्यूएल डेटाबेस. ठीक है, घ्यायचं पुढचं का क्या, ऊपर से जाएगा दिमाग के. पुढचं ये थेरम इजी है वैसे. लिखो मत, मैं समझा देता हूँ. ठीक है ना, सिंपल है. देखो ध्यान दो, देखो ऑनलाइन वाले प्लीज़ फ़ोटो ले लेना बाद में. बहुत सिंपल है, ध्यान दो. एक्सप्लेन कैप एंड बेस थ्योरम. सिंपल. नो एसक्यूएल फॉलोज कैप थ्योरम, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूअर थ्योरम. ये भी नाम याद रखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूअर थ्योरम, क्योंकि हम डिफरेंस में ये लिखने वाले हैं. डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल में हम ये लिखेंगे. 3 basic requirements stated by CAP theorem should be considered while designing a database for distributed architecture, and these requirements are. तो ये CAP का फुल फॉर्म है. जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को हम डेवलप करते हैं तब हम यूज़ करते हैं CAP थ्योरम. तो C का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी. A का मतलब है अवेलेबिलिटी, और 3 का मतलब है आपका पार्शियल टॉलरेंस. अभी कंसिस्टेंसी मीन्स data in the database should remain consistent after any kind of transaction on database. मतलब जब भी कोई डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, तो वो अपडेट आपको क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए. हाँ, तो जैसे हमने एसिड प्रॉपर्टीज़ देखा था ना, एसिड प्रॉपर्टीज़ वाला ये कंसेप्ट है. तो डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंट. जब भी कोई हम चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए.
तो वो रहेगा आपका कंसिस्टेंसी। अवेलेबिलिटी मीन्स द सिस्टम इज ऑलवेज अवेलेबल विदाउट एनी डाउन टाइम, मतलब जब भी आप डेटा सर्च करोगे तो अगर कोई सर्वर विवर डाउन हुआ तो भी आपको थोड़ा सिस्टम दिखना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए आपको डेटा। एंड थर्ड, partition tolerance. It means that system must function reliably after partitioning of server through they may not communicate with each other. इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या है कि अगर दो नोड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है और अगर कुछ सर्वर का कुछ इश्यू हो गया तो ऐसा नहीं कि फिर डेटा ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, बाकी का सर्वर है तो वो सर्वर पे क्या हो रहा है आपको होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। मतलब अगर 4 सर्वर है उसमें का अगर एक सर्वर फेल हो गया तो बाकी 3 सर्वर पे क्या होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं पार्टीशन टॉलरेंस। तो देखो फिर से पढ़ रहा हूँ। इट मीन्स दैट सिस्टम मस्ट फंक्शन रिलायबली आफ्टर पार्टीशनिंग ऑफ सर्वर दो दे मे नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है तो भी क्या होना चाहिए, डेटा अवेलेबल आपको होना चाहिए। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं पार्टीशन टॉलरेंस। ठीक है, समझा क्या ऑनलाइन वाले? तो अभी क्या लिखा देखो, दो इट इज नॉट पॉसिबल टू फिलफिल ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स, कैप सजेस्ट टू फिलफिल एटलीस्ट 2 रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अबव। तो ये तीनों क्या तीनों रिक्वायरमेंट एक साथ पॉसिबल नहीं होगा, तो इनका कहना है कि एटलीस्ट 2 रिक्वायरमेंट तो होना चाहिए। सो हेंस अवेलेबल नो एसक्यूएल डेटाबेस फॉलो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द CAP फ्रॉम द कैप थ्योरम। तो अलग अलग सिस्टम है, तो कैसे होता है देखो सिंपल, इधर है आपका C, इधर है आपका A, इधर है आपका P। ठीक है, तो तीनों क्या तीनों एक साथ नहीं होगा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन C और A, तो कंसिस्टेंसी और क्या अवेलेबिलिटी, ये नहीं होगा तो ये दोनों का A और P, दैट इज अवेलेबिलिटी एंड पार्शियल टॉलरेंस। और तीसरा क्या है, कंसिस्टेंसी एंड पार्शियल टॉलरेंस। तो एटलीस्ट ये दो तो होना ही चाहिए, उनका ये कहना है। ठीक है, देखो CA कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी, वेयर ऑल नोड्स आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट एंड आर अवेलेबल बट द सिस्टम फेल्स इफ पार्टीशन अकर्स। क्योंकि पार्टीशन नहीं है ना, मतलब पार्टीशन टॉलरेंस इसमें है ही नहीं, तो सिर्फ ये दो होगा। अगर पार्टीशन आ गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी विथ पार्टीशनिंग, वेयर आफ्टर पार्टीशनिंग कंसिस्टेंट डेटा विल बी अवेलेबल मे नॉट बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम। क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि अवेलेबल का मतलब क्या है, ऑल द टाइम डेटा शुड बी अवेलेबल। हाँ, लेकिन इसमें पार्टीशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी विद पार्टीशनिंग है, लेकिन डेटा आपको अवेलेबल नहीं होगा ऑल द टाइम। और तीसरा है अवेलेबिलिटी विद पार्टीशनिंग, तो यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा आपको, कंसिस्टेंट नहीं मिलेगा। वेयर सिस्टम इज स्टिल अवेलेबल अंडर पार्टीशनिंग बट सम ऑफ द डेटा मे बी इनकरेक्ट, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। So the CAP theorem states that at any point in time distributed system can fulfill only 2 of the other 3 guarantees. तो सी फिगर 4.12 मतलब ये वाला फिगर। ठीक है, और लास्ट वन है आपका बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या है देखो, इन कॉन्ट्रा टू द एसिड अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल RDBMS सिस्टम, नो SQL सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग एन अप्रोच कॉल्ड एज बेस थ्योरम। तो एसिड प्रॉपर्टीज की जगह हम यूज करते हैं यहाँ पे बेस थ्योरम। तो द फुल फॉर्म ऑफ बेस इज बेसिकली अवेलेबल, BA का मतलब बेसिकली अवेलेबल मीन्स द सिस्टम विल बी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ कैप थ्योरम, जो अभी हमने देखा। दूसरा है आपका S का मतलब सॉफ्ट स्टेट, इट इंडिकेट्स दैट इवन इफ नो इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम द स्टेट will change over time. This is in accordance to eventual consistency. इसका मतलब क्या, क्या बोलोगे आप? Even if no input is provided to the system will change over time. मतलब टेम्पररी डिफरेंस आपको वो दिखाएगा। टेम्पररी डिफरेंस मतलब क्या, जैसे दो फाइल को आप क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, या दो फाइल को आप कॉपी कर रहे हो, तो पहला फाइल तो कॉपी हो गया, दूसरा फाइल को कॉपी होने में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसमें वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं सेफ स्टेट। तो थोड़े टाइम के लिए वो क्या दिखाएगा आपको, टेम्पररी डिफरेंस दिखाएगा। और तीसरा है आपका
eventual consistency means the system will attain consistency in the long run provided no input is sent to the system during that time. इसका मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, जसं तुमच्याकडे आता ये एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम F1 है, इसमें 10 फाइल्स है, ठीक है. दूसरा फोल्डर है जिसमें 5 फाइल है. तो आप क्या कर रहे हो, ये वाला 5 फाइल तुम्ही काय करताय याच्यामध्ये कॉपी करताय, ठीक है. तो एक हो गया, दो हो गया. उसके बाद अगर आप देखने जाओगे तो पूरा क्या पूरा ते 15च्या 15 कॉपी नहीं होणार. आपको क्या दिखेगा, दो ही दिखेगा, क्योंकि बाकी को क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है. तो आफ्टर सम टाइम जब आप देखोगे तो ये पूरा क्या होगा, इसमें कॉपी होगा. तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. मतलब पूरा क्या पूरा कंसिस्टेंसी अचीव नहीं होगा, उसको क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. So means the system will attain consistency in the long run provided the input is sent to the system during provided क्या था, provided no input is sent to the system during that time. मतलब जब तक हमको वो इनपुट देना ही नहीं है. आपको ये कंसिस्टेंसी कब दिखाएगा, थोड़े टाइम के बाद दिखाएगा. इसका मतलब ये है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम. तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं. अभी कल बैच नहीं रहेगा, कल दिवाली का एक दिन छुट्टी लेते हैं आणि मग परवा चालू करू, क्योंकि घ्यायलाच लागेल, तुमचा पोर्शन राहिला आहे. ठीक है बेटा. ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन स्टूडेंट ओके. यस. तो आज के लिए इतना लेते हैं बेटा. कॅन्सल करायचं होतं पण आता मी त्या, अरे यार हे सेव्ह पण नाही केलं मी. आधी हे काढून घ्या मग